दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला का प्राचीन इतिहास का चौथा भाग। इसके 3 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के राजवंश और संगम युग, प्राचीन साहित्य और साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये कन्हेरी महाराष्ट्र में। पालीताड़ा मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर गुजरात में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? वो है एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात है। अगला है दोस्तों, खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने, जो कि जिनका कार्यकाल या जिनका जो शासनकाल रहा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक था, उन्होंने करवाया था। तो याद रखिएगा, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। अगला प्रश्न है, एलोरा को प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर और गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलोरा में स्थित प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर और गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों से संबंधित हैं एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर और गुफाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल। दोस्तों ये काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? ये है अजंता, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है नैमिषारण्य। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में स्थित है, इसको शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। दोस्तों एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है और यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, जो एलिफेंटा के शैलकृत मंदिर हैं ये राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किए गए थे और यहाँ की गुफाएं जो हैं, यानी एलिफेंटा के शैलकृत गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। अगला है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो ये हैं कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कंबोडिया में है। और किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? नरसिंहदेव बर्मन ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोंडा भी कहा जाता है। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर, दोस्तों प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर ये ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भुवनेश्वर और पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से संबंधित है गोपुरम। तो ये द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है और गोपुरम का अर्थ होता है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन। अगला है कि दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सबसे अधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर था, जो कि नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव शासकों द्वारा। और प्राचीन नगर तक्षशिला किन 2 नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था तक्षशिला। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थली सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सोनगिरी जो कि एक जैन तीर्थस्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित है।
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी और वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना की थी। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मठ रहे उनमें ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड में है, शारदा मठ द्वारका में, गोवर्धन मठ पुरी में और वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो पंचायतन का जो अर्थ होता है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। और गंगैकोंड के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजेंद्र चोल ने। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। अब आइए देखते हैं मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित कुछ मंदिर और उनकी अवस्थिति के बारे में। तो ऐरड़ का विष्णु मंदिर, ऐरड़ जो सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर दोस्तों, भीतरगांव कानपुर में, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दिलवाड़ा माउंट आबू का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो कि दिलवाड़ा मंदिर है, ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अब आइए देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश और संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलिकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? ये चोल वंश था। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पांड्य राज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के उत्पादन के लिए। और चोल राज में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो जो नटराज प्रतिमा है, नटराज की कांस्य प्रतिमा, इसे चोल काल में जो है वो मूर्तिकला का सबसे विशिष्ट नमूना माना जाता है। ये चतुर्भुज आकार की देवाकृति है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ऐहोल से उत्कीर्ण लेख में महाकवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में चोलों का राज्य स्थित था। और किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, चोल वंश के शासक जो थे वो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने अंत में चोल साम्राज्य को समाप्त किया था। आइए देखते हैं संगमकालीन प्रमुख साहित्य और उनके रचनाकारों के संबंध में। तिरुक्कुरल या कुरल, तो इसके रचनाकार तिरुवल्लुर को माना जाता है। अहनार रुद्र शर्मन को। तो तोलकाप्पियम दोस्तों, ये तोलकाप्पियर इसके रचनाकार माने जाते हैं। जीवक चिंतामणि तिरुक्त देवर को। और शिल्पादिकारम ये इलंगो आदिगल को माना जाता है। मणिमेखला के रचनाकार शीतल लयसत्रानार हैं और मरुग रूपोदय के नक्की रर हैं इसके साहित्यकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साहित्य और इस प्रमुख राजवंश, इनकी राजधानी और संस्थापकों के विषय में। तो देखिए, बहुत बार आपको मिलान के लिए भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और चोल वंश के संस्थापक विजयालय माने जाते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और इसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी, संस्थापक दंतिदुर्ग। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है और होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे।
काकतीय वंश की राजधानी अमकोंड थी और बीटा प्रथम ने इस वंश की स्थापना की थी। गंग वंश की राजधानी कुवलाल और तालकंड थी और वज्रहस्त पंचम ने गंग वंश की स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर है, संस्थापक गोपाल। सेन वंश की राजधानी लखनौती और सामंत सेन इसके स्थापक थे। पांड्य वंश की राजधानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मदुरै और संस्थापक नेडियोन थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज और संस्थापक नागभट्ट प्रथम। इसके अलावा चालुक्यों की 3 श्रेणियां हैं। कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी जो है वो मान्यखेत या कल्याण थी। इसके संस्थापक जो थे तैलप द्वितीय थे। चालुक्य बादामी के चालुक्य की राजधानी वातापी थी, संस्थापक जयसिंह प्रथम थे। वेंगी के चालुक्यों की राजधानी बेंगी थी, विष्णुवर्धन को इसका संस्थापक माना जाता है। गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी थी और चंद्रवंश गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। सोलंकी वंश अहिलवाड़ राजधानी थी, मूलराज संस्थापक थे। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी और इसके संस्थापक उपेंद्र थे। कालचुरी वंश त्रिपुरी राजधानी थी, कोक्कल संस्थापक थे और चौहान वंश की राजधानी अजमेर और अहिक्षेत्र थी, वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो या महोबा और नन्नुक को चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है। तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? तो उत्तर मेरूर शिलालेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख निर्मित हैं। किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? कोलुत्तुंग प्रथम के समय में। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो नौ सैनिक विस्तार के कारण राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो ये तमिल भाषा में था। और कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बनवासी। वनवासी में स्थित थी कदम्ब राजाओं की राजधानी। दोस्तों, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तमिल रामायण अथवा रामावतारम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, कंबन जो हैं वो तमिल रामायणम अथवा रामावतारम के लेखक थे। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? ये था कोलुत्तुंग प्रथम। और चोल जो हैं वो दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। तो ग्राम प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को धारित करने वाला जो साम्राज्य था वो था चोल वंश। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। और वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है, तो पोडू के नाम से अरिकामेडू का उल्लेख जो है वो इस बंदरगाह का उल्लेख पोडू के नाम से अरिकामेडू बंदरगाह का उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी या कर्णगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखलय की नायिका जो है उसको कन्नगी कहा गया है। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टवनु था जो कि नेदुनजेरल का पुत्र था। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टवन था जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या पत्नी या कर्णगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है कि संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखलय। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांड्य वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था। अगला प्रश्न है तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये तोलकाप्पियम जो है वो तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित ग्रंथ है और तोलकाप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता था? वो बेंगी नदी थी। और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे माना जाता है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? तो दोस्तों
पंपा, पोन्ना और रन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा, याद आसानी से हो सकता है। पंपा, पोन्ना और रन्ना को कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माना जाता है। संगम काल में चोल शासकों के सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकाल था। और महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदे वनार जो थे वो महाभारत के तमिल अनुवादक थे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तिरुवल्लुर थे। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या कहलाता था? तो ये शैव धर्म था। और संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना काल का समय काल क्या है? तो 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक जो है वो संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल माना जाता है। अगला देखते हैं संगमकालीन प्रचलित शब्दावली। तो ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जा सकता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, वरियम का अर्थ है क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरियर या बरियम वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था। कराई भू राजस्व लगान, ये उपज का 1/6 भाग होता था और राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो था वो कराई था। इराई क्या था? तो इराई सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर था। युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा होता था। इराऊ जबरन लिया जाने वाला उपहार था। उल्गू या संगम सीमा शुल्क और मार्ग कर था और राज्य की आय का दूसरा प्रमुख स्रोत होता था। कड़मई या पाडुवडू राजा को दिया जाने वाला शुल्क होता था। माँ और वेली, तो ये भूमाप की इकाई होती थी, माँ व बेली। और कलम जो था वो अनाज के तौल की इकाई जो है वो कलम थी। दोस्तों, संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन, को और मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। तो संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन, को और मन्नन शब्द प्रयोग होते थे। अगला प्रश्न है, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो ये स्कंद देवता से साम्य रखते हैं। इनके अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार या सुब्रमण्यम हैं। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग क्या कहा जाता था? तो उपजाऊ कृषि भूभाग को प्राचीन तमिल देश में मरुदम कहा जाता था। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? करिकाल को। दोस्तों, करिकाल को संगम युग में चोल राज्य की राजधानी को उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। और तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तमिल साहित्य में यूनानी और रोमन व्यापारियों को यवन कहा गया है। संगम युग में उरैयूर कपास और सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए विख्यात था। उरैयूर का जो है प्रसिद्ध गुड़ जो है उसको अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। किस संगम युगीन शासक द्वारा पथनिपालय के रचयिता रुद्रक कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थीं? तो ये हैं दोस्तों करिकाल। और वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है ये ग्रंथ है परिदापल। और किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाया था? न्यूडियोन एक पांड्य शासक था, इसने समुद्र पूजा प्रारंभ कराया था। दोस्तों, राजेंद्र प्रथम जो कि चोल वंश का प्रतापी शासक था, गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया और स्वयं उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। अब आइए देखते हैं प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? जीमूत वाहन। जीमूत वाहन को दाय भाग का रचयिता कहा जाता है, जो कि हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? ये गुजरात के शासकों का वर्णन है। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? ये हैं संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी बंगाल के एक शासक रहे रामपाल, उनकी जीवन रचना रामचरित के रचयिता हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज और श्रीवर। दोस्तों, कल्हड़ द्वारा जो राजतरंगिणी है वो भारत का प्रथम लिखित इतिहास, क्रमबद्ध रूप से लिखित इतिहास माना जाता है। इसको आगे बढ़ाने का कार्य जोनराज और श्रीवर द्वारा किया गया था।
पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी। दोस्तों पंचतंत्र जो है भारत का सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक माना जाता है और मूलतः इसकी रचना संस्कृत में की गई थी। इस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक के अंतर्गत किया गया था। तो याद रखिएगा पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है उसका नाम अनवारे सुहौली है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। इसके रचयिता पाणिनि हैं। चरक संहिता के नाम से किस पुस्तक का जो विषय है वो क्या है? चरक संहिता चिकित्सा पर आधारित पुस्तक है और इसके रचयिता चरक हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। और दश कुमार चरित के लेखक कौन हैं? ये हैं प्रसिद्ध कवि दंडी या इनको दंडिन भी कहा जाता है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? तो राजा लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये पाली भाषा का ग्रंथ है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? सम्राट हर्षवर्धन को नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका का रचनाकार कहा जाता है। शिल्पादिकारम ग्रंथ का लेखक कौन था? इलगो। याद रखिएगा शिल्पादिकारम का लेखक इलगो था। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये है जयानक। और विश्वकोश ग्रंथ किसे कहा जाता है? दोस्तों बृहद संहिता को विश्वकोश ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है सौंदरानंद। और मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। मिलिंद पन्हु नामक रचना राजा मिलिंद यानी मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वर्णित है? तो दोस्तों मिलिंद पन्हु नामक रचना राजा मिलिंद या मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो है वो संवाद या वार्तालाप के रूप में वर्णित है। अगला प्रश्न है कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी? तो कवि हाल ने। कवि हाल ने गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना की थी जो कि संस्कृत भाषा में नहीं पाली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? बीजगणित के क्षेत्र में भास्कराचार्य का नाम प्रमुख है और इनकी कृति का नाम लीलावती है। अब आइए देखते हैं गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकारों के संबंध में। कालिदास की जो रचनाएं हैं वो है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस है। दंडिन की रचना 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। सिद्धसेन की रचना न्यायावतार। भास की रचना स्वप्नवासवदत्तम और चारुदत्तम। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। चरक की रचना चरक संहिता जो कि चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है। आर्यभट्ट की रचना है ब्रह्म सिद्धांत। बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धिमग्ग। असंग की रचना है योगाचार और भास की रचना है महाकवि भास की उर्भंग। भारवी किरात अर्जुनीयम के रचनाकार हैं और अमर सिंह की रचना है अमरकोश। वत्स भट्टी की रचना रावणवध है और चंद्रगोमिन चंद्र व्याकरण के रचनाकार हैं। वाराह मिहिर, दोस्तों वाराह मिहिर प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री और खगोल शास्त्री थे। इनकी रचना है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्टियम के रचनाकार हैं और शूद्रक की रचना है मृक्षकटिकम। दोस्तों महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। ये शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन और उनके पुरोहित थे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन इतिहास का चौथा और आखिरी भाग। इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास और उसके आगे आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य टॉपिक वाइज बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीईआरटी सार संग्रह जो है वो कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी को अध्यायवार क्रमबद्ध रूप में जो है वो संग्रहित किया गया है और हम उसको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।